नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए को पूरी जानकारी के साथ समझेंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी, अन्यथा आप क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए को नहीं समझ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है, कहीं भी वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने कोशिका की संरचना, कोशिका के कोशिकांग, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो बना चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं आज का जो टॉपिक है क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए। ठीक है, तो देखिए, जो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, हमारे शरीर का जो इकाई है वो क्या है, कोशिका है। ठीक, तो कोशिका को ना, आप कोशिका के बीच में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, केंद्रक मिलेगा। ठीक ना, तो केंद्रक को यदि आप तोड़ेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। उसको आप जूम करके देखेंगे तो उसमें आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा। ठीक, तो क्रोमोसोम को और तोड़ेंगे ना तो आपको डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा, डीएनए। ठीक है, डीएनए को थोड़ा और तोड़ेंगे तो वहां आपको दिखाई देगा जीन। तो ये हो गए कॉन्सेप्ट। अब चलिए इसको डिटेल्स से समझते हैं कि कैसे। देखिए, यहां मैंने आपको समझाने के लिए एक कोशिका बना रखा है, ऐसे ही साधारण मैं अपने से बनाया हूं, ऐसा चित्र कहीं नहीं रहता है। ठीक, तो ये कोशिका हो गया। ठीक, तो कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक, और इसके बीच में होता है केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। ठीक ना, और इसमें कौन सा द्रव्य भरा रहता है, तो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, तो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य रहेगा उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जो न्यूक्लिक एसिड है ना, तो वही क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक ना, क्या है, क्रोमोसोम। देखिए, जो क्रोमोसोम होता है ना वो एक्स के आकार का होता है। आपने सभी ने पढ़ा होगा कि जो क्रोमोसोम है, ठीक, वो कैसा उसकी आकार होता है, उसकी आकार इस प्रकार से एक्स की तरह होता है। ठीक है, लेकिन ये एक ही क्रोमोसोम नहीं है। क्या, ये एक ही क्रोमोसोम नहीं है, ये जोड़े में है, ये पेयर में है ये क्रोमोसोम। इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो क्रोमोसोम है वो किस में है, पेयर में है। ठीक है, देखिए, एक क्रोमोसोम ये हो गया, एक क्रोमोसोम ये हो गया, इसीलिए क्रोमोसोम को हम हमेशा जोड़े में लिखते हैं। ठीक है, मानव में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े। ठीक ना, 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसीलिए क्रोमोसोम को हमेशा जोड़े में लिखा जाता है, क्योंकि ये जोड़े में जुड़े ही रहते हैं। ठीक ना, एक क्रोमोसोम ये हो गया, एक क्रोमोसोम ये हो गया, तो जोड़ा बन गया, पेयर बन गया। तो इसलिए मानव शरीर में कुल 23 जोड़े यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यहां तक हो गया आपका क्लियर कि जो मानव शरीर है उसमें कितना क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 जोड़े, 46 क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ये क्रोमोसोम होता है ना, तो इसकी जो संरचना है एक्स आकार की। ठीक, तो उसके जो ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, और जो निचले भाग है उसको टीलोमर कहते हैं। ठीक है, टेल मतलब पूंछ। ठीक ना, तो पूंछ से क्या होगा, पूंछ तो नीचे रहेगा ना, तो निचले भाग को क्या कहते हैं, टीलोमर, और फिर ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट कहाँ रहता है, ऊपर आकाश में, तो इसीलिए ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, सैटेलाइट, और निचले भाग को क्या कहते हैं, टीलोमर। ठीक, इतना समझ में आ गया। और इसके जो बीच का जो भाग है ना उसको कहते हैं सेंट्रोमर। ठीक, सेंट्रल में मतलब बीचों बीच।
तो ऊपरी भाग को क्या कहेंगे सैटेलाइट, निचले भाग को टीलोमर और जो बीच का हिस्सा है उसको कहेंगे सेंट्रोमर, ठीक ना। अब इसके बीच में कुछ धागे के समान ऐसे संरचना पाए जाते हैं, ठीक। धागे के समान संरचना पाए जाते हैं, उसको क्या कह देते हैं, तो उसको कह देते हैं आर्ण। क्या कहते हैं, आर्ण कहते हैं इसको, ठीक। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जो ये क्रोमोसोम है ना, तो इसको यहां से खींचेंगे, थोड़ा सा तोड़ेंगे और खींचेंगे, ठीक ना, तो आपको ऐसे लच्छेदार संरचना दिखाई देगा। किस प्रकार से, लच्छेदार संरचना ऐसे दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो यही लच्छेदार संरचना क्या है, डीएनए है, ठीक है। क्रोमोसोम को आप खींचेंगे, तोड़ेंगे यहां से, तो आपको लच्छेदार ऐसे डबल हेलिकल संरचना दिखाई देगा। यही क्या है, डीएनए, ठीक है। और इसको थोड़ा और खींच देंगे ना, तो आपको यहां क्या मिल जाएगा, जीन मिल जाएगा, ठीक, जिसकी संरचना इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि क्रोमोसोम ही क्या है, डीएनए है। मतलब कई डीएनए मिलकर क्या बनाते हैं, एक क्रोमोसोम बनाते हैं। और ये जो डीएनए है वो जीन का ही संरचना है। मतलब कई जीन मिलकर क्या बना देते हैं, एक डीएनए बना देते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम से डीएनए, डीएनए से जीन, ये तो हो गया अब तक क्लियर। लेकिन यहां समझिए, अब आरएनए कहां गायब हो गया, ठीक। तो ये डीएनए जो है ना, ये जो डबल है, उसको यदि हम ऐसे सिंगल कर देंगे, ऐसे सिंगल कर देंगे, आगे आपको बहुत ही डिटेल से समझाने वाला हूं, वीडियो पूरा देखिएगा। ये जो है, ये जो सिंगल हो गया ना, तो इसी को क्या बोल देंगे, आरएनए बोल देंगे, ठीक है। इसमें अभी डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कि डीएनए और आरएनए क्या है। अब देखिए जो मानव शरीर है उसमें कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, तो 46। लेकिन जोड़े में लिखेंगे तो कितना मिलता है, 23 जोड़े, ठीक। कंसेप्ट को समझिएगा। तो देखिए जो मेल होता है ना, उसमें 44 प्लस XY हमने लिखा है। क्या लिखा है, 44 प्लस XY। और जो फीमेल है उसमें क्या लिखे हैं, 44 प्लस XX। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ जो ये 44 जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये मेल और फीमेल में मतलब एक समान होते हैं, ठीक। जो 44 क्रोमोसोम है, मतलब जो 95% भाग है महिला और पुरुष का, वो समान होता है, ठीक ना। महिला का ब्लड पुरुष को चढ़ जाएगा, पुरुष का ब्लड महिला को चढ़ जाएगा, ठीक है। महिला का किडनी पुरुष को लग जाएगा, पुरुष का किडनी महिला को लग जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमारे अंग हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं, प्रत्यारोपण हो सकते हैं, क्योंकि जो 95% भाग है महिला और पुरुष का, वो क्या होता है, समान होता है। तो समझ में आया, 44 जो क्रोमोसोम है, ठीक ना। तो ये महिला और पुरुषों में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। लेकिन जो ये XY जो 5% जो देखा गया महिलाओं में और पुरुषों में, ठीक, वो असमान होते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं, असमान होते हैं। देखिए जो ये X और Y मतलब जो 44 क्रोमोसोम है, मतलब 22 जोड़ा, और जो एक जोड़ा जो क्रोमोसोम है XY और XX, ये मतलब विषम होते हैं, असमान होते हैं, ठीक ना। तो इसी में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और इसी से मनुष्य में या किसी अन्य जीवों में क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है, ठीक ना। यही दो क्रोमोसोम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, ठीक ना। तो इसको हम कोशिका विभाजन वाले वीडियो में पूरे डिटेल से समझेंगे कि कैसे लड़के का जन्म होता है और कैसे लड़की का जन्म होता है, ठीक है। तो इसको यहीं तक समझिए। और ये जो 44 क्रोमोसोम होते हैं ना, तो इसको यहां लिख लीजिए, इसको कहते हैं ऑटोसोम, ठीक। जो 44 क्रोमोसोम होते हैं तो उसको कहते हैं ऑटोसोम, हिंदी में कहेंगे समजात, ठीक है।
समजात कहेंगे। और जो दो क्रोमोसोम होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हेट्रोसोम। हेट्रोसोम, जिसको हिंदी में कहते हैं विषमजात। विषमजात नाम से ही स्पष्ट है, ठीक। ऑटोसोम समजात मतलब एक समान स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुष में दोनों में कैसा? एक समान। और यह नाम से ही स्पष्ट है हेट्रोसोम, विषमजात यानी स्त्री और पुरुष में अलग अलग, ठीक है। तो यह हो गया आपका क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां अब आता है कि खोज, डीएनए की खोज किसने किया? तो डीएनए की खोज किसने किया? कार्ल्स बर्ग ने। किसने किया? कार्ल्स बर्ग ने। डीएनए की खोज किसने किया? कार्ल्स बर्ग ने, ठीक है। तो डीएनए की खोज तो कार्ल्स बर्ग ने किया, लेकिन जो ये संरचना दिया, ठीक, ये जो डीएनए का जो संरचना दिया, स्ट्रक्चर दिया, तो ये संरचना किसने दिया? तो वाटसन एंड क्रिक ने। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है। तो ये संरचना दिया। अब यहां देखिए जो ये डीएनए का जो बाहरी भाग है ना, ये बाहरी भाग, ठीक, तो इस बाहरी भाग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, तो इसलिए इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक। और इसके जो बीच का भाग है, ठीक, यही क्या है? यही है जीन, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद देखिए जो दो कुंडली बीच में ये मिलते हैं ना, तो इस बीच के भाग को कहते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। जो सेंटर होता है तो उसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसके जो बीच की जो दूरी होती है ना, इसके और इसके बीच की दूरी मतलब एक जो कुंडली होता है उसके बीच की दूरी कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं कि डीएनए क्या होता है। देखिए जो डीएनए होता है ना, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक ना। अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। लेकिन वहीं आरएनए की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। तो ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड दो चीज से मिलकर बना होता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है फास्फेट, ठीक ना। ये क्या होता है? फास्फोरस फास्फेट के फॉर्म में यहाँ पाया जाता है। तो यदि पूछा जाए कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो फास्फोरस तत्व पाया जाता है, जो फास्फेट के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहां समझिए, देखिए जो न्यूक्लियोसाइड है ना, ये मतलब फिर दो प्रकार में बढ़ गया है। एक है शुगर और दूसरा है नाइट्रोजन बेस, ठीक है। एक क्या है? शुगर और दूसरा है नाइट्रोजन बेस, जिसमें शुगर में आप देखेंगे तो राइबोस है और इधर डीऑक्सीराइबोस, ठीक ना। शुगर फिर दो भाग में बढ़ गया, क्या? राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। इसके बाद देखिए जो नाइट्रोजन बेस है ना, तो ये दो भागों में फिर बटा। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पाइरेडेमिन, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस दो भाग में प्यूरिन और पाइरेडेमिन, ठीक है। तो जो प्यूरिन है ना, उसको फिर दो भाग में बांट दिया गया। एजी मतलब एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन में क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन। और पाइरेडेमिन में क्या होता है? थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। पाइरेडेमिन में क्या होता है? थायमिन और साइटोसिन, ठीक। तो इसको मैं शॉर्टकट में लिखा हूं एजी मतलब एडेनिन और ग्वानिन और फिर पाइरिमिडीन में थायमिन और साइटोसिन, ठीक ना। इन दोनों के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। जो एडेनिन ग्वानिन है वो थायमिन और साइटोसिन से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। अब यहां समझिए, देखिए जो डीएनए का जो मॉडल है ना, तो उसको वाटसन और क्रिक ने दिया, ठीक। तो डबल हेलिक्स मॉडल दिया, ठीक है। तो डबल हेलिक्स मॉडल दिया, तो जो ये हेलिक्स है ना,
जो डबल हेलिक्स है, ठीक, देखिए जो ये सिंगल होगा, ठीक, सिंगल होगा वो क्या हो जाएगा, आरएनए है ये, ठीक, यहां समझिए जो सिंगल है वो क्या है, आरएनए। लेकिन जैसे डबल हुआ, ठीक, तो क्या हो गया, डीएनए हो गया, ठीक। तो ये डबल कैसे होगा, जब जुड़ेगा तब तो डबल होगा ना। तो जोड़ने के लिए कौन होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये क्या करते हैं, जोड़ते हैं किसको, आरएनए को, तो क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है, ठीक है। तो देखिए एडेनिन से थाइमिन जुड़ा हुआ है, ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार से श्रृंखला में चलते रहता है ये एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो इसी प्रकार से इसकी श्रृंखला बहुत लंबी हो जाती है। इसीलिए ये बहुत लंबी श्रृंखला होने के कारण इसको क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब बहुत ज्यादा, जैसे बहुत अधिक जहां टेक्निक होता है तो वहां को कह देते हैं पॉलीटेक्निक। उसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड बहुत अधिक हो जाता है, बहुत बड़ी श्रृंखला बन जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक। तो ये समझ में आया। अब यहां देखिए जो एडेनिन और थाइमिन होता है उसके बीच में क्या होता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दो बॉन्ड से जुड़ता है। लेकिन जो ग्वानिन और साइटोसिन होता है ना, तो इसमें 3 बॉन्ड होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। अब आरएनए और डीएनए में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, ठीक। क्या होता है, देखिए ये प्यूरिन तो सेम रहेगा, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। लेकिन हम पायरिडीन में क्या करेंगे, थाइमिन के जगह यदि यूरेसिल रख देंगे, ठीक, थाइमिन की जगह क्या रख देंगे, यूरेसिल रख देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा, ठीक। तो ये सिंगल हेलिक्स होता है आरएनए, और जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। देखिए यहाँ एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन, लेकिन थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही अंतर होता है डीएनए और आरएनए में। चलिए अब समझते हैं आरएनए को। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। लेकिन डीएनए का क्या होता है, डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि आरएनए क्या होता है, सिंगल होता है, और डीएनए क्या होता है, डबल हो जाता है, इसीलिए उसमें क्या लग जाता है, डाईऑक्सी, ठीक ना, डबल। लेकिन ये आरएनए क्या होता है, सिंगल होता है, इसलिए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें शुगर कौन सा होता है, तो राइबोस शुगर होता है। लेकिन डीएनए में क्या होता है, डाईऑक्सी राइबोस, ठीक है। इसका बेस क्या होता है, तो थाइमिन की जगह क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। और फिर इसकी रचना कैसी होती है, एकल कुंडली होती है, सिंगल हेलिक्स होती है, ठीक ना। और इसका कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का, मतलब प्रोटीन बनाता है। हमने जब कोशिका की संरचना पढ़ रहा था तो उसमें क्या पढ़े थे कि प्रोटीन निर्माण कहां होता है, तो राइबोसोम में। लेकिन बनाता कौन है प्रोटीन, तो आरएनए प्रोटीन बनाता है, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो आरएनए है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक एमआरएनए, एक टीआरएनए और एक आरआरएनए, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। ये क्या करता है, पहचान करता है। किसकी पहचान करता है, आगे बताएंगे। एम से क्या हो गया, मैसेंजर, और आरएनए से राइबोस न्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए मतलब ट्रांसफर राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसका काम क्या है, परिवहन का काम है। और आरआरएनए, ठीक ना, राइबोसोम राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, राइबोसोम राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है, निर्माण करता है, किसका निर्माण, प्रोटीन का निर्माण। तो देखिए हमारे शरीर में ना 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, ठीक। कितने एमिनो एसिड की, 20 एमिनो एसिड की, जिसमें
10 जो एमिनो एसिड हैं जो पहले से ही हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं अनावश्यक एमिनो एसिड, ठीक ना। और जो 10 एमिनो एसिड है वो हमें भोजन के द्वारा मिलता है, ठीक ना। इसको कहते हैं आवश्यक एमिनो एसिड, ठीक है। तो 10 क्या है? अनावश्यक एमिनो एसिड, और 10 क्या है? आवश्यक एमिनो एसिड। ये दोनों को जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा? 20 एमिनो एसिड। तो 20 एमिनो एसिड मिलकर क्या करते हैं? एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यदि पूछा जाए कि एक प्रोटीन कितने एमिनो एसिड मिलकर बनाते हैं, तो 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहां समझिए, जो ये मैसेंजर आरएनए है ना, तो इन्हीं 10 जो आवश्यक एमिनो एसिड है, तो इसी को क्या करता है? ये पहचान करता है, ठीक। उदाहरण के लिए आप समझिए, किसी चोर को पकड़ना है, ठीक, किसी चोर को पकड़ना है, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस ये करेगी कि जो उस चोर को पहचानता है उसको अपने साथ ले लेगी, ठीक ना। और ये बोलेगा कि मुझे क्या करना? सूचित करना। क्या करना? मैसेज करना, सूचना देना कि वो चोर अभी यहां है या नहीं है, ठीक ना। तो वो व्यक्ति जाता है, उस चोर को पहचानता है, और पहचान के पुलिस को सूचित करता है कि वो चोर यही है, उसको पकड़ा जाए, ठीक है। तो सेम काम ये मैसेंजर आरएनए करता है, ठीक। क्या करता है? जो 10 आवश्यक एमिनो एसिड है, ठीक ना, उसकी क्या करता है? पहचान करता है और पकड़ के रखता है, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं? मैसेज देता है किसको? ट्रांसफर आरएनए को, परिवहन करने वाले आरएनए को क्या करता है? संदेश देता है, ठीक। जिस प्रकार से वो व्यक्ति पहचान कर पुलिस को क्या किया? इन्फॉर्म किया। और अब जो उस चोर को पकड़ के ले जाने का काम कौन करेगा? पुलिस करेगी। तो सेम वही काम होता है यहां, ठीक ना। इसने पहचान किया, ठीक, और इसके बाद सूचना किसको दिया? ट्रांसफर आरएनए को, ठीक। तो ये क्या किया? जो ये 10 आवश्यक एमिनो एसिड है, ठीक ना, उसको पकड़ के ले गया कहां? आरएनए के पास, ठीक है। तो इसके पास तो पहले से ही है जो अनावश्यक है 10, ठीक ना। कितने? 10 एमिनो एसिड पहले से ही है। इसके बाद ये जो टीआरएनए है, जो परिवहन का काम कर रहा है, ले जाने का काम कर रहा है, तो यहां से मिल गया 10 एमिनो एसिड, मिलकर कितने हो गए? 20 एमिनो एसिड, ठीक। तो 20 एमिनो एसिड बराबर एक प्रोटीन का निर्माण हो गया, ठीक ना। तो ये क्या करता है? प्रोटीन निर्माण का काम करता है आरएनए, ठीक है। कहां पर होता है ये प्रोसेस? तो पूरा राइबोसोम के अंदर होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहां समझिए, देखिए, जो डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है ना, मतलब डीएनए से डीएनए का निर्माण जहां होगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिप्लिकेशन, ठीक ना। डीएनए से डीएनए बना, रिप्लिकेशन। आरएनए से आरएनए बना, उसको क्या कहेंगे? रिप्लिकेशन, ठीक ना। सेम बन रहा है, ठीक ना, फोटोकॉपी हो रहा है। डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन, आरएनए से आरएनए बन रहा है, उसको क्या कहेंगे? रिप्लिकेशन। लेकिन यदि डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा, क्या होगा? डीएनए का आरएनए से निर्माण होगा, तो उसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा, उसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आरएनए से डीएनए का निर्माण होगा, किसका? आरएनए से डीएनए का निर्माण होगा। पहले तो डीएनए से आरएनए बना, उसको कह दिया ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यदि आरएनए से पुनः डीएनए का निर्माण होगा, तो उस प्रोसेस को कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब एक बार डीएनए से तो आरएनए बना, तो उसको कह दिया ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यदि आरएनए से फिर से डीएनए बन गया, तो उसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और यहां आरएनए से क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा, तो उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन, ठीक ना। यहीं पास लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम ट्रांसक्रिप्शन किसे कहेंगे और फिर ट्रांसलेशन किसे कहेंगे, रिप्लिकेशन किसे कहेंगे। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण रिप्लिकेशन,
आरएनए से आरएनए का निर्माण रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण जहां होगा तो उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए क्या होता है, ठीक है, क्या क्या कार्य करते हैं और कैसे इनका निर्माण होता है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पूरे डिटेल से समझाएंगे कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन को, ठीक ना। उसी वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे एक लड़का पैदा होता है और कैसे एक लड़की पैदा होती है, इनका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से क्रोमोसोम उसमें बनाते हैं, ये मतलब जो लिंग निर्धारण है वो कौन कौन सा क्रोमोसोम करता है, किससे हमारे शरीर का निर्माण होता है और किससे हमारे जननांग का निर्माण होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। यहाँ इसको आप समझे होंगे। यदि वीडियो में आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।